जिनके गुणों के गान में बेबर्धमान महान जिन बिखरे हमारे ध्यान। ये दीक्षांत भाषण क्या है, कब से आरंभ हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसको हम थोड़ा समझें। अपने भारतवर्ष में पहले जो विश्वविद्यालय थे, जैसे नालंदा का विश्वविद्यालय, तक्षशिला का विश्वविद्यालय, उन विश्वविद्यालयों में पढ़ने का सौभाग्य मात्र राजकुमारों को ही प्राप्त होता था। यानी ये शिक्षा जो आज जन जन की वस्तु बन गई है, वो 2000 वर्ष पहले सिर्फ लिमिटेड लोगों के अध्ययन की वस्तु थी। ब्राह्मणों के बच्चे, वे लोग अपने उस काम के लिए माँ बाप उन्हें ट्रेंड करते थे, पढ़ाते थे। व्यापारी के बच्चे दुकानदारी करना अपने बच्चों को सिखा देते थे। और क्षत्रियों के बच्चों के लिए ये विश्वविद्यालय थे, जहाँ उन बच्चों को की जो असली उम्र है 10-12 से लेकर के 18-20 वर्ष तक की, वो वहाँ रखा जाता था। छात्रावासी विश्वविद्यालय थे और उन्हें सब प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। युद्ध शिक्षा भी दी जाती थी, राज्य चलाने की शिक्षा भी दी जाती थी। भारतीय संस्कृति में एक ग्रंथ है संस्कृत भाषा में, जिसका नाम है कादम्बरी। कादम्बरी माने होता है मदिरा, शराब। और महाराष्ट्र में कादम्बरी उपन्यास को बोलते हैं। ये हिंदी में जिसे उपन्यास बोलते हैं, अंग्रेजी में नोवेल बोलते हैं, गुजराती में नवल कथा बोलते हैं ना, वो संस्कृत में उसे कादम्बरी बोलते हैं। कादम्बरी नाम का एक ग्रंथ है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपिन रोचते। जिसे कादम्बरी का रस लग जाता है, वो भोजन अच्छा नहीं लगता उसे, तो भोजन उसे अच्छा नहीं लगता। यानी एक बार वो कादम्बरी नाम की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो पूरी करके ही आप भोजन करेंगे। भूखे बैठे रहेंगे, माँ कहती रहेगी बेटा भोजन तैयार है, पत्नी कहती रहेगी भोजन तैयार है, और आप कहेंगे मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ। कादम्बरी रसज्ञानाम आहारोपिन रोचते। इसमें छोटे छोटे वाक्य भी हैं और बड़े बड़े वाक्य भी हैं। सत्यम बद धर्मम चर, ये वाक्य उसी कादम्बरी के हैं, 2-2 शब्दों के हैं। और 3-3 पेज में फुल स्टॉप नहीं आता। कोमा तो बहुत दूर की बात है, फुल स्टॉप तक नहीं आता, पैरा चेंज नहीं होता। ऐसे लंबे लंबे वाक्य भी हैं। उस कादम्बरी में एक विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का वर्णन है। उसका जो नायक है ना, वो पढ़ता था विश्वविद्यालय में, और जब वो वहाँ से उसकी पढ़ाई समाप्त होती है और उस साल के बैच में जिसमें वो था, उसका दीक्षांत समारोह होता है, तो उसका जो कुलपति होता है वो दीक्षा के अंत में होने वाला अंतिम उपदेश देता है। उसे दीक्षांत भाषण बोलते हैं। दीक्षा माने क्या? ये मुनि दीक्षा लेना नहीं, माने वो विद्यार्थी जिसने 5-10 साल पढ़ी है और अपने योग्य पूरी शिक्षा पाई है, और शिक्षा को समाप्त करके वो अपनी गृहस्थी में जाके प्रवेश करता है। राजपुत्र है तो राजा बनेगा, सेठ पुत्र है तो सेठ दुकानदारी धंधा व्यापार करेगा, ब्राह्मण पुत्र है तो उनका वो काम करेगा। तो उनके लिए जो भाषण दिया जाता है
उसे बोलते हैं दीक्षांत भाषण। मैंने आपको बताया ना अभी, सत्यम वद और धर्मम चर, ये उसी दीक्षांत भाषण के वाक्य हैं कि सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो। राजकुमारों को वो दे रहा है दीक्षांत भाषण। तो वो कहते हैं राज्य कैसे करना। नमूना बताता हूं मैं आपको कि ये जो अपने राज्य के कर्मचारी होते हैं, इनको संभालना, इनसे निपटना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि राजा इन्हीं के माध्यम से जनता के संपर्क में आता है। यदि ये अच्छे हुए तो जनता को सुखी होगी, और ये अच्छे नहीं हुए तो जनता को लूटने का काम करेंगे। किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ तो बिना घूस दिए काम ही नहीं होता है। उस समय भी ये समस्या थी। तो वो लिखते हैं कादम्बरी में कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना, कि इनको ना तो संगठित होने देना और ना असंगठित रहने देना। क्या कह रहे हैं? एक कर्मचारियों को संगठित नहीं होने देना कि नहीं, और कर्मचारियों को असंगठित नहीं रहने देना कि नहीं। तो क्या करना? कहते संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। यदि ये मिल गए तो राजा के खजाने को खा जाएंगे, लूट लेंगे, यही लुटेरे हो जाएंगे। कोई गवाह देने वाला मिले ही नहीं, यानी किसने लूटा। ये तो संगठित है, एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे नहीं। संहिता भक्षेयु, यदि ये संगठित हो गए तो खा जाएंगे, और असंहिता तो इनको जरा दूर दूरी बना के रखना है इनकी। क्यों? कि यदि ये लड़ पड़े तो नष्ट कर देंगे। अब ऑफिस में लड़ पड़े, वो पेन तोड़ दिया तो किसका गया? गवर्नमेंट का गया ना, इनके बाप का क्या जाता है। ये 2000 वर्ष पहले कादम्बरी में लिखा है, संहिता भक्षेयु असंहिता नष्टेयु। तो क्या करें कि ऐसा करो ना ये संगठित हो पाए और ना असंगठित रह पाए। आप जानते हैं, एक बैंक की शाखा खोलो किसी गांव में तो कम से कम उसमें 3 आदमी अवश्य चाहिए, ऑफिसर लेवल के। एक मैनेजर, एक खजांची और एक उसको क्लर्क, नोट करने वाला। यानी मंजूर करेगा मैनेजर, पैसा देगा खजांची, और उसे नोट करेगा कहाँ दिए, किसके दिए, हिसाब किताब रखेगा वो क्या बोलेंगे उसे आप, क्लर्क समझ लीजिए। और इन तीनों को बैठने की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि एक दूसरे की आंख न मिल सके। क्या सोचा कभी आपने? अपनी कुर्सी पे बैठे बैठे एक कर्मचारी दूसरे को देख नहीं सके, उनकी आंख नहीं मिल सके। क्यों? कि आंखों आंखों में भी संगठित हो जाएंगे और खा जाएंगे। वो मैनेजर को खजांची दिखना नहीं चाहिए, खजांची को मैनेजर नहीं दिखना चाहिए। मैनेजर खजांची को वो लिखेगा, मैनेजर मंजूर करेगा, फिर क्लर्क के पास जाएगी, क्लर्क चढ़ाएगा कि इनको इतने पैसे दिए, फिर बाद में खजांची के पास जाएगी, वो देगा। और एक चपरासी नाम का प्राणी ये सब काम करेगा, एक दूसरे के पास ले जाने का। कि जरा कोई काम नहीं धाम नहीं, अभी बैंक की शाखा खोली, 4 कर्मचारी, क्यों? अन्यथा लुटे बिना रहेगा नहीं। तो असंहिता और संहिता वाला सिद्धांत कादम्बरी का वो बैंक क्यों ने अपनाया? तब आपके पैसा बैंकों में सुरक्षित है। तो ये जो वो सिखाते थे
कि जनता से कैसा व्यवहार करना, क्या मैं तो एक नमूना के तौर पर सिर्फ बात बताई है। वो तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण है, दीक्षांत भाषण ख्याल में आया ना। और उससे आप यदि पढ़ेंगे तो आपको विश्वविद्यालयों का कैसा स्वरूप था वो भी आपके ख्याल में आ जाएगा। अपना ये ज्ञान यज्ञ अपन ने चलाया, 18 दिन में जो भी सिखाया उसकी परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद रिजल्ट निकाला। आज भी जो विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होते हैं तो जो पीएचडी की डिग्रियां, डीलिट की डिग्रियां और ये डिग्रियां, बड़ी बड़ी डिग्रियां उन दीक्षांत समारोहों में दी जाती हैं और राष्ट्रपति को, ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है। बीच में वो दंडता के कारण लड़के ऊधम करते थे, इसलिए वो बंद हो गए। इसलिए तुम लोगों को पता ही नहीं है कि दीक्षांत समारोह क्या होता है। तो इस वक्त आज अब आपको प्रमाण पत्र वो दिए जा रहे हैं और अपन अभी ये सभा खत्म होगी और अपन सब बिखर जाएंगे। तो अंत समय में हमें आपसे क्या कहना है वो बात होती है दीक्षांत भाषण में। तो हमें आपको 2-3 बातें कहनी है कि यहाँ आपको पढ़ा, अभी एक ज्ञान का क्षेत्र ऐसा है जिसमें बेईमानी शुरू नहीं हुई और हर क्षेत्र में बेईमानी शुरू होगी, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो बहुत से लोग मेरे से कहते हैं आपको पता नहीं है, आजकल अच्छा पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी टॉप नहीं करता है, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होता है, प्रोफेसर की सेवा करने वाला गोल्ड मेडलिस्ट होता है। वहाँ भी भ्रष्टाचार हो गया है। मैं कहता हूँ हो गया होगा, लेकिन ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुआ। वो तो यूनिवर्सिटी में हुआ है, यूनिवर्सिटी ज्ञान का क्षेत्र थोड़ी है। आज भी एक साधारण से साधारण आदमी के बच्चे को पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आ ई ऊ उसी तरह सीखना पड़ेगा, ABCD 1 2 3 4 बार तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, लिखना सीखना पड़ेगा, चाहे राजकुमार को करना पड़े। ये सुविधा उसे नहीं मिलेगी। ये हो सकता है गरीब के बच्चे को 2 रुपए का पेन मिले और वो वाला 2 लाख का हीरा जड़ पेन लाए, आए तो गाड़ी से आए और ये बेचारा पैदल आए। लेकिन पढ़ाई के क्षेत्र में जब वो अध्ययन करता है, जो उसे सीखना पड़ेगा वो सीखने की विधि एक ही है। इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में अन्याय नहीं होता, प्रमाण पत्र के क्षेत्र में हो सकता है। कोई आदमी सबसे ज्यादा होशियार ना हो और वो यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट होने का सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है, लेकिन यदि वो होशियार है तो ज्ञान तो उसको ही अधिक प्राप्त होगा। आप देखते नहीं हो, बहुत बड़े बड़े डिग्रीधारी जब कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो असफल हो जाते हैं। और कभी कभी गांधी जी जैसे 3rd डिवीजनल लोग भारत को स्वतंत्र कराने जैसा महान कार्य कर गुजरते हैं। वो योग्यता उनमें नहीं थी, वो क्षमता उनमें नहीं थी, तो उनको उसको क्यों नहीं नापा गया, उसको कोई क्यों नहीं समझ पाया। ये मैं कहना चाहता हूँ, आपको अध्यापकों ने पढ़ाया और जो कुछ भी किया हो, किसी के साथ पक्षपात किया हो, किसी को प्रेम से पढ़ाया हो, किसी को डांटा फटकारा हो, परीक्षा में भी कुछ ऐसा हो गया हो, हमारे यहाँ पूरा ध्यान रखा जाता है। विश्व में कहीं भी इतनी शुद्ध सात्विक परीक्षा नहीं होती होगी, एक भी विद्यार्थी को नकल करते नहीं पाए जाओगे। एक भी आदमी को परीक्षा पे जाकर के कि थोड़े नंबर बढ़ा देना, ये आपसे संभव नहीं है। फिर भी हमारे पास धर्म कांटा नहीं है। वो भी आदमी तो है ना, 2 आदमियों की जांचने का नेचर अलग अलग होता है। एक आदमी लोभी प्रकृति का होता है तो उसे नंबर देने में बहुत कंजूसी करता है।
एक आदमी उदार हृदय होता है तो नंबर बांटने में भरोसा रखता है। इसलिए हम इन अध्यापकों को पेपर बनाने का, पेपर जांचने का, इसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। इनकी कॉपियां इनसे 4-4 कॉपी जचवाते हैं, तो उन्हें हम जांचते हैं, तो देखते हैं कि देखो इसने इसी कॉपी के इतने उदारता से नंबर दे दिए, इसने नहीं दिए। उन्हें सिखाते हैं कि भैया ये नंबर मैंने इतने तो दे दिए, 80 तो दे दिए 100 में, और आप क्या चाहते हो? लेकिन तुम्हारे पिताजी के हैं वे नंबर, 100 के 100 नंबर उस विद्यार्थी के हैं। तुम तो हमें ये बताओ कि तुमने कितने काटे और क्यों काटे, वो उतनी गलती बताओ उसमें कि इसका नंबर मैंने काटा। तुम नंबर देते नहीं हो, तुम नंबर काटते हो, नहीं तो भी उसके तो है ही। तो इस तरह हम बहुत कोशिश करते हैं कि आपका उचित मूल्यांकन हो। अब यहाँ भी हमने फर्स्ट क्लास फर्स्ट, फर्स्ट क्लास सेकंड, फर्स्ट क्लास थर्ड सब दिए हैं, अभी उनको पुरस्कार देंगे, आप लोग उन्हें देखेंगे। तो 99% आप लोग ने भी तो 20 दिन तक 18 दिन तक उन्हें देखा है अपनी क्लास में पढ़ते पढ़ाते। तो जो मैं कहता हूं वही रिजल्ट सही है कि पूरी क्लास कह सके कि हाँ सचमुच ये फर्स्ट क्लास है। वो हर एक को फर्स्ट क्लास लगे और हमारे इसमें भी फर्स्ट क्लास वो ही आया हो तो हम सफल हुए परीक्षा लेने में। और यदि नहीं, जनता को लगता कि नहीं ये नहीं आना चाहिए था, वो दूसरा आना चाहिए था, तो समझ लो हम असफल हो गए। हमने कोशिश की है कि हम सफल हों, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं सर्टिफिकेट में कुछ गड़बड़ भी हो गई हो तो आपके ज्ञान में तो गड़बड़ नहीं हुई है। आपने 18 दिन में जो सीखना था वो सीख लिया, उसके लिए जो अध्यापक कुछ नहीं कर सकते, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते, समाज कुछ नहीं कर सकती। वो तो ज्ञान आपको प्राप्त हो गया तो हो ही गया, उसमें कोई बेईमानी आपके साथ नहीं हो सकती। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दें। असली आपकी परीक्षा तो आप जाएंगे और अब कार्य क्षेत्र में होगी। कोई सर्टिफिकेट नहीं पूछता। आज तक सारी जिंदगी मैंने काम किया, किसी ने मेरा सर्टिफिकेट मेरे से नहीं पूछा, मैं पास भी हूं कि फेल हूं कि थर्ड डिविजनल हूं, किसी ने नहीं पूछा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं बिना एप्लीकेशन दिए, बिना सर्टिफिकेट बताए गवर्नमेंट की भी नौकरी कराया, क्योंकि मैंने 18 वर्ष की उम्र में प्रतिज्ञा ली थी कि मैं नौकरी के लिए कहीं एप्लीकेशन नहीं दूंगा, मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा। 21 वर्ष की उम्र में गुरुदेव का समागम हो गया, तत्व ज्ञान की रुचि पक्की हो गई, तो धंधा पानी में मन नहीं लगा कि अभी काम तो आजीविका के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, समझे ना। तो गवर्नमेंट ने बिना एप्लीकेशन के अब मुझे गवर्नमेंट की सर्विस में रखा। आपको जानकर आश्चर्य, अरे योग्यता बोलती है ना। अपना एक भाषण सुना तो सब आगे साहब आप हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे यहाँ आ जाइए। जैसे खिलाड़ियों को चुनते हैं ना, अच्छा क्रिकेटर हो गए हर एक आदमी से तने नौकरी देता, काम कुछ मत करना बेटा हम अच्छी से अच्छी तनख्वाह मिलेगी। सेना कहती है हम तुमको कमांडर बनाते हैं, हम तुमको कैप्टन बनाते हैं। क्यों? सचिन को बना देना सांसद। आपको मालूम भारत सरकार ने संस्कृत का पढ़ाना अनिवार्य किया था, और इसलिए अध्यापक तो थे ही नहीं, इतने अध्यापक कहाँ से आए। तो संस्कृत पढ़ाना पड़ती थी स्कूलों में, तो अध्यापक ढूंढने पड़ते थे। अपन संस्कृत के विद्वान के रूप में प्रसिद्ध थे, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं देखा था। अभी भी मुझे भारत सरकार ने सर्वश्रेष्ठ संस्कृत विद्वान तैयार करने के उपलक्ष्य में सम्मानित किया है। और मनु संसाधन विद्यालय में
1,00,000 रुपए का पुरस्कार दिया है और डिग्री दी है कि इनने 700 विद्वान तैयार कर दिए, गवर्नमेंट से एक पैसा नहीं लिया। हमारे यहाँ 3-3 लाख रुपए महीना के प्रोफेसर हैं और उनका रिजल्ट देखते हैं तो 10 साल में 20 साल में एक बनाया के 2 क्यों 20 का। बात सच्ची है ना, ये सब कमा बैठे। मैं ये कहता हूं जादू तो वो है जो सिर पर चढ़कर बोले। हमारे कागज के सर्टिफिकेट को कोई देखे, हमारी योग्यता बोलना चाहिए। आप अपने गांव में जाएंगे तो यहाँ भले ही आपका नंबर नीचे से फर्स्ट आया हो, नीचे से फर्स्ट का मतलब समझते हो ना, सबसे कम नंबर आए हो, लेकिन अपने गांव में तो तुम फर्स्ट ही हो क्योंकि तुम अकेले ही हो, कोई दूसरा आदमी है ही नहीं जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके गया है। अब अपने गांव में तुम पाठशाला में पढ़ाओगे तो तुमसे अच्छा विद्वान कौन है, अध्यापक कौन है बताओ। ये 3 भाग तुमने पढ़ लिए, 60% से फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए, फिर पढ़ाने की पद्धति सीख ली, फिर उसके और बारीकियां भी समझ ली। अब तुम अपने गांव में निश्चिंत होके बच्चों की पाठशाला खोल सकते हो। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि साहब बड़े बड़े पंडित हैं 60-60 वर्ष के, रहने दो ना। हम तो ये 3 भाग में बोल रहे, ये 3 भाग में तुम्हारे बराबर वो 60 साल का पंडित भी नहीं जानता होगा। तो उस जमाने के पंडित हैं जब ये पढ़ाया जाता था, बेटा इतना पेज इतना याद कर लाना, 3 श्लोक याद कर लाना भक्तांबर की, एक कर लाना याद, रटवाते थे। और तुम तो अलग पद्धति से पढ़े हो, घबराना नहीं। तुम अपने विद्यार्थियों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान हो। कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात रखना, पढ़ना, यद्यपि आदर्श माचन कैसे करना, अनुकरण माचन कैसे करना, और आपकी गलतियां निकाल कर बहुत अच्छी तरह ट्रेंड किया गया है। लेकिन यहाँ तो जो गलतियां निकालने वाले थे ना, वे तुम्हारे साथी विद्यार्थी बन के बैठे थे। वे विद्यार्थी जो तुम्हारे यहाँ होंगे वे थोड़ी जानते कि तुम्हारी अनुकरण माचन क्या होता और आदर्श माचन क्या होता। तुमने आगे पीछे कुछ कर दी, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई तो वे बेचारे क्या जाने। इसलिए घबराना नहीं, समझे ना, अपना पूरा ठीक करना, लेकिन अपनी बात को पढ़ाना, चलाना। चलाओगे काम, गांव में जाके पाठशाला खोलना, मंदिर में जगह नहीं दे तो अपने घर में खोलना, कोई आए नहीं घर में तो अपना भाई बहन को पढ़ाना, माँ बाप को पढ़ाना, पड़ोसियों को पढ़ाना, वो लड़कों को इकट्ठे करना, जगह करना, ये सब अपना काम है। हमने वो काम इसी लेवल पे किया है। अब अपने जगह हम ये नहीं सुनेंगे कि साहब जगह नहीं मिली, हमें बच्चे नहीं आए। तुमने ये ट्रेनिंग ली है। एक दिन कह रहे थे ना आपके अध्यापक, मैंने सुना था कि एक दिन लाना समाज का काम है। पहला व्याख्यान सुनने समाज को आप लोग लाओ, दूसरे दिन हम लाएंगे। एक सुनाने का मौका तो दो। अरे सपेरे को बीन तो बजाने दो, फिर सांप कैसे नहीं डोलता है। लेकिन बीन बजाने का ही मौका नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। एक बार आप 500 आदमियों को ले आओ, दूसरे दिन 600 आदमी करना हमारी ड्यूटी है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे। एक दफे 5 बच्चे की से पकड़ लो, कैसे ही आ जाएं अपने घर के बाहर के, और 4 दिन हम पढ़ाएं बढ़िया कहानियां सुना कर, तो वे बच्चे बगल वाले से बात करेंगे तो वो उसे सुना करके दूसरों को लाएगा, फिर तीसरों को लाएगा, चौथों को लाएगा। आपको अपनी कला से अपने गांव में पाठशाला चला के दिखानी है। हमें जवाब नहीं चाहिए, काम चाहिए। इस साहब को हमने कोशिश तो बहुत करी थी, लेकिन सरपंच जी ने मंजूर नहीं की। हमने कोशिश तो बहुत की थी, लेकिन एक महाराज आ गए इसलिए गड़बड़ हो गई। हमने कोशिश तो बहुत की नहीं, ये जवाब नहीं चाहिए। हमने चलाई, 10 विद्यार्थियों को पढ़ा करके पढ़ाया, परीक्षा दिलाई, आपके यहाँ से सर्टिफिकेट दिया। फिर ये बताने की हमें जरूरत नहीं है कि तुम्हें उसमें कितनी कितनी दिक्कतें आई,
क्योंकि हम जानते हैं कि समाज कैसा है, इसमें पढ़ाने के लिए कैसी कैसी दिक्कतें आती हैं, हम वो सब क्षेत्र में से होके गुजरे हैं। हमने भी छोटी छोटी पाठशालाएं चलाई हैं, हम भी जानते हैं समाज का क्या नेचर है। अपनी सत्य की खोज की नामक कहानी की किताब पढ़ना, उसमें सब लिखा है कि पंचायत कैसी होती है, ये पंचायतें कैसे चलती हैं, ये डिसीजन कैसे कराए जाते हैं, अपने मन के विरोध में कैसे होता है, झगड़ा कैसे होता है, झगड़ालू लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं, सब मिलेगा उसमें, क्योंकि इसी समाज के अंदर से तो लिखा है। कहने का अर्थ ये है कि आपको सफल होकर दिखाना है। आपने वो कला सीख ली है और आपने अपने गांव में क्या कमाल कर दिया है, ये आपके वो कमाल को देखकर हम निर्णय करेंगे। समझे ना, एक एक बात से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, समझे ना। आपने इसमें अब दो तरह का सफलता हो परीक्षा होती है। एक तो सैनिक है ना, तो वो कुछ सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो उनके अध्यापक उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। पहलवान देते हैं ना अपने शिष्य को, तो उसको पकड़ के पटक देते हैं, दाव बताते हैं कि ऐसा करो, औंधा कर देते हैं, लेकिन बार बार सिखाते हैं। बंदूक चलाना सिखाते हैं, बंदूक गोली से बचना सिखाते हैं, बंदूक यहाँ से निकल गई हम कैसे बच जाए। लेकिन जब वे सिखाते हैं तब शिष्य को भरोसा है कि गुरुजी ने कैसे ही आक्रमण किया हो, कैसे ही टूट के हमारे ऊपर आए हो, लेकिन हमें जान से मारेंगे नहीं, ऐसी भी कोशिश नहीं करेंगे कि हमें चोट लग जाए। लेकिन जब आप पाकिस्तान से जाकर बॉर्डर पे लड़ोगे तो वहां इस बात की गारंटी नहीं है। दोनों लड़ाइयों में कितना फर्क है। यहाँ जो आपने परीक्षा दी है, अपने ही साथी बैठा लिए और उनको पढ़ाया और उन पे लगा दिया, कहो कहते हैं कि नहीं, क्या कहते हैं, क्यों ऐसे बोर्ड लगा लिए तो तुमने कोई बुद्धि मान लिया। वहां जब जाओगे एक्चुअल विद्यार्थी होंगे, उस एक्चुअलिटी का तुम्हें सामना करना पड़ेगा और तुम में वो क्षमता प्रकट हो गई है कि तुम वो कर सकते हो। इसलिए हम तो जहाँ से शिविर लगाते हैं हर साल उस एरिया में 25 पाठशालाएं खुल जाती हैं कम से कम। अभी यहाँ पे 200 विद्यार्थी ने ट्रेनिंग ली है और हमारे लोगों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं 198। अरे 198 और उपाध्याय की बेटी तो जोड़ो, दोनों जोड़ के बताओ कि 240 हैं, वे 198 याद करके जाएंगे। ऐसा बोलो कमल जी कि 240 विद्यार्थी आए, उन्हें हमने भर्ती किया, उसमें बाल बोध में 198 थे और प्रवेश का में 42 थे। इम्प्रेशन 200 है तो 242 और इम्प्रेशन जा रहा है 200 से कम का। तो ये एक एक वाक्य में कमल जी कला है, एक एक वाक्य में बोलने की, सूचना भी कैसे देना है उसकी भी कला है, उसे भी हमें सीखना पड़ेगा। और अपनी ओरिजिनल निकाल लो तो उससे बढ़िया क्या नहीं हो सकता है। तो आपकी सफलता वो असली जो परीक्षा का मैदान है उसमें होगी, है ना। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो अभी आपको कागज का टुकड़ा मिलेगा, 2 नंबर कम आए 2 नंबर ज्यादा आए, उसमें ज्यादा खेद खिन्न मत होना। ये तो आपको इस बात का प्रमाण है कि आप हमारे विद्यार्थी हो। कहीं ये दिखाओगे तो लोग ये नहीं देखेंगे तुम्हारे नंबर कितने आए, ये आएंगे शिविर ट्रेंड करके आए हैं ना। जब हमने शुरू में शुरू किए थे तो 20 दिन का शिविर लगता था, ये 18 दिन का कैसे रह गया मैं कभी बताऊंगा। तो 20 दिन तो सब विरोधियों ने हमारे विद्यार्थियों को, जो विद्वान थे, उन्हें 20 दिवसीय शिविरीय पंडित नाम दे दिया था। सोनगढ़ के शिविरीय पंडित, 20 दिवसीय पंडित। मजाक उड़ाते थे हमारे पंडितों की, ये 20 दिवसीय पंडित हैं। तो हमने कहा कि नहीं, फिर हमने महाविद्यालय खोला, 5 साल का कोर्स बनाया
कि 20 दिवसीय तो कोई 1 घंटे की बच्चों की पाठशाला पढ़ाने के अध्यापक हैं, ये पंडित नहीं है। हमारे पंडित को देखना हो तो जो 5 साल में हमारे यहाँ तैयार होके आता है, मैं गारंटी से कहता हूँ हमारे अंतिम से अंतिम विद्यार्थी को आज के समाज के बड़े से बड़े पंडित से मिला दीजिए, वो 19 साबित नहीं होगा। हम सिलेक्शन करके लेते हैं, फर्स्ट डिवीजन से नीचे लेते नहीं हैं। ऐसा कोई इंटरव्यू आज तक दुनिया में होता है कि जिसमें इंटरव्यू में जाने वाले को 18 दिन तक रहकर इंटरव्यू देना पड़ता है। यहाँ जो आए यहाँ भर्ती होने के लिए तो 18 दिन के लिए आना जरूरी है। फिर 18 दिन में जो जहाँ ठहरेंगे उनके पीछे हम अपने पुराने विद्यार्थियों को, हमारे लोगों को लगा देंगे। देखो इन्हें कैसा है इनका आचरण, कैसे उठते बैठते खाते पीते हैं, उनकी पूरी जांच करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, प्रशिक्षण में बैठालते हैं, प्रशिक्षण का रिजल्ट आता है, बोर्ड का रिजल्ट लेते हैं, फिर अपने इंटरव्यू लेते हैं, सामने बुलवाते हैं, देखते हैं, तब जाकर के हम इन्हें भर्ती करते हैं। इतनी मेहनत करके भर्ती करते हैं और जम के उन पर मेहनत करते हैं, फिर एवं विद्वान बनाते हैं, फिर वो समाज में जाएगा तो हमारा नाम ही पर्याप्त है कि मैं जयपुर का विद्यार्थी हूँ। इतना कह दीजिए आपको नौकरी तत्काल मिलेगी समाज में, कोई आदमी नहीं कह सकता है कि नहीं। अब आप हमसे जुड़ गए हैं ना, ये तो हमारे हमसे जुड़ने का सर्टिफिकेट है। क्या उसमें 1 नंबर कम कि 1 नंबर ज्यादा, उसका क्या महत्व है। आप लोग जाइए, अब यहाँ से शिविर खत्म नहीं हुआ, अब तो आपको प्रयोग करने का मौका मिला है। अपने जगह जाकर के आपने क्या सीखा, जिस गांव में आप जाओगे, आप जो करके बताओगे उसमें अकेला आपका ही नाम नहीं होगा, हमारा नाम भी होगा। और यदि आपने कोई ऐसा काम किया कि जिसे दुनिया में बदनाम कहते हैं, तो तुम्हारा ही अकेले का बदनाम नहीं होगा, हमारा भी बदनाम होगा। क्या है ना, अब तुम्हारे साथ हमारा नाम जुड़ गया है, हमारे साथ तुम्हारा नाम जुड़ गया है, दोनों की इज्जत एक हो गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इज्जत का ख्याल रखना, अपने क्षेत्र में जाकर अच्छे से अच्छा काम करना।